हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद एक बार हम दोबारा आए हैं और अब कंटिन्यूसली एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। जो लोग अभी तक के हमसे जुड़े हुए हैं वो दोबारा से एक बार एडिटोरियल एनालिसिस देखना शुरू कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। और चूंकि आप लगातार जुड़े हुए थे तो आपको रीज़न बताना भी ज़रूरी है। थोड़ा हेल्थ इश्यू हो गया था मेरे साथ, इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। उसके बाद एक इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहा था। स्टेट का एक इंटरव्यू है जिसके हालांकि डेट नहीं आई है, लेकिन जो कि एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है, डेफ भरना और उन सब सारी चीज़ों में मैं लगा हुआ था। सो उसके कारण जो है मैं शुरू नहीं कर पा रहा था। फाइनली अब हम डेली बेसिस पर एडिटोरियल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और इससे मुझे भी हेल्प होगी, आपको भी हेल्प होगी। जो भी आपके इश्यूज़ होंगे आप कमेंट में लिख सकते हैं, टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस जो हमारा ग्रुप है उस पर आप जाएंगे, ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से न्यूज़पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और आपके इश्यूज़ भी वहाँ पर पूछ सकते हैं। जो आज आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है हाउ कैन जीन थेरेपी क्योर हेमोफीलिया ए। हेमोफीलिया ए डिसीज़ के बारे में बात करेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर डिसीज़ है, इससे होता क्या है, कैसे इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं और किस तरीके से जीन थेरेपी के थ्रू इसे प्रिवेंट किया जा रहा है, इसे ट्रीट किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रीलिम्स में और मेंस दोनों में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है कैन द वाइस प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड। क्या वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है, क्या उन्हें रिमूव किया जा सकता है, क्या प्रोसीजर होती है। वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं सारे डिस्कस करेंगे। आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, मेंस में पूछा जा सकता है और यूपीएससी के इंटरव्यू आ गए हैं उसमें भी पूछा जा सकता है। सो काफ़ी जगह आपके चांसेस हैं पूछे जाने के। सो बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल हो जाएगा। अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है हाउ कैन जीन थेरेपी क्योर हेमोफीलिया ए। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस के पर्सपेक्टिव से, बायोटेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। प्रीलिम्स यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इक्वली इंपॉर्टेंट है। 2025 में आपको हेमोफीलिया ए से रिलेटेड क्वेश्चन दिखाई दे सकता है। आर्टिकल में हम हेमोफीलिया ए के बारे में बात करेंगे। ये डिसीज़ क्या है, इसे कैसे ट्रीट किया जा सकता है और किस तरीके से जो जीन थेरेपी है उसके थ्रू इसे ट्रीट करने में सफलता मिली है। ये सारे एस्पेक्ट इस आर्टिकल में डिस्कस किए जाएंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं, वाई न्यूज़ ये वाला जो पार्ट है वो देख लेते हैं। मेडिकल रिसर्चर्स एट द क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्योर हैव रिपोर्टेड सक्सेसफुली अप्लाइंग जीन थेरेपी टू ट्रीट सीवियर हेमोफीलिया ए, a rare hereditary condition that results from faulty gene which triggers severe spontaneous and fatal bleeding एपिसोड्स। सो वेल्योर का एक मेडिकल कॉलेज है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। वहाँ पर जो मेडिकल रिसर्चर्स हैं उन्होंने हेमोफीलिया ए को ट्रीट करने के लिए जीन थेरेपी का इस्तेमाल किया और वो सफल हुए हैं। अभी एक रीसेंट जर्नल में ये न्यूज़ छपी हुई थी। सो उसी के ऊपर ये आर्टिकल आया है। हेमोफीलिया ए है क्या? इट्स अ रेयर कंडीशन। रेयर मतलब बहुत कम लोगों में होती है। दूसरा हेरिडिटरी कंडीशन। हेरिडिटरी मतलब जनरेशन टू जनरेशन। अगर आपके फादर को है तो हो सकता है कि आने वाली जनरेशन को भी यही डिसीज़ हो। सो इट्स अ रेयर एंड हेरिडिटरी कंडीशन। क्यों होती है? फॉल्टी जीन के कारण। अगर नॉर्मल जीन्स नहीं हैं आपके, कोई एक जीन एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है तो उस केस में हेमोफीलिया ए होने के चांसेस होते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें बेसिकली स्पॉन्टेनियस फैटल ब्लीडिंग एपिसोड्स होते हैं। आपका जो ब्लड है वो बहना रुकता ही नहीं है। अगर आपको पता हो, आप जैसे खेल रहे हैं, आपको चोट लग गई तो थोड़े समय बाद आपका जो ब्लड होता है वो बहना बंद हो जाता है। वो क्यों बंद होता है? क्लॉटिंग के कारण। सो हेमोफीलिया ए में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड को बहने से रोकने के लिए, वो फैक्टर्स नहीं होते हैं और इसी के कारण ये हेमोफीलिया ए
बीमारी होती है। अगर मुझे इसे ट्रीट करना है तो मैं क्या करूँगा, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं इसको बेसिकली इंजेक्ट करने की कोशिश करूँगा। अगर ये वापस हमारे बॉडी में आते हैं और अपना एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, तो किसी ना किसी तरीके से हमारा जो हेमोफीलिया ए डिसीज़ है वो ट्रीट हो सकती है, एटलीस्ट कंट्रोल तो हो सकती है। नाउ बात करते हैं इसका जो यूजुअल ट्रीटमेंट है वो क्या है, किस तरीके से हम इसे अभी तक ट्रीट कर रहे थे जीन थेरेपी अप्लाई करने के पहले। द प्राइमरी अप्रोच टू ट्रीटिंग हेमोफीलिया इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट थेरेपी। सो जीन थेरेपी के पहले जो हम अभी तक के इस्तेमाल कर रहे थे वो क्या तरीका था, रिप्लेसमेंट थेरेपी था। एज द डिसीज इज कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम लो लेवल ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर आर नेसेसरी टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, रिप्लेसमेंट थेरेपी इन्वॉल्व्स स्लोली ड्रिपिंग और इंजेक्टिंग इनटू अ वेन कॉन्सेंट्रेट्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8 फॉर हेमोफीलिया ए और क्लॉटिंग फैक्टर 9 फॉर हेमोफीलिया बी। सो रिप्लेसमेंट थेरेपी में होता क्या है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है उसके कम होने के कारण ही ये डिसीज़ होती है। अगर क्लॉटिंग फैक्टर कम रहेगा तो जो ब्लीडिंग है वो रुकेगी नहीं। तो किसी तरीके से अगर हम वेन्स में ये क्लॉटिंग फैक्टर इंजेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, जो ब्लड बहना है वो रुक जाएगा। सो जो कॉन्सेंट्रेट्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8 है वो इंजेक्ट किया जाता है, उसके थ्रू हेमोफीलिया ए को हम ट्रीट कर सकते हैं और क्लॉटिंग फैक्टर 9 के थ्रू हेमोफीलिया बी को ट्रीट किया जा सकता है। क्लॉटिंग फैक्टर कॉन्सेंट्रेट्स कैन बी डिराइव्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ह्यूमन ब्लड। जो क्लॉटिंग फैक्टर कॉन्सेंट्रेट्स है उसे हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, जो ह्यूमन ब्लड होता है उसी से डिराइव कर सकते हैं, उसी से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो बेसिकली जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो होते क्या हैं, ये प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, है ना। प्लेटलेट्स के थ्रू ही क्लॉटिंग होती है और जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं ये जो है इनका मेन फंक्शन होता है क्लॉटिंग करना। कई सारे एंजाइम्स के साथ ये मिक्स होते हैं और उसके बाद क्लॉटिंग करते हैं। सो जो मेन फैक्टर है यहाँ पर वो क्लॉटिंग फैक्टर है जिसके थ्रू ही हम जो ब्लीडिंग है उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसी के थ्रू जो है क्लॉटिंग होती है। सो क्लॉटिंग फैक्टर जो कॉन्सेंट्रेट्स हैं उसे काय काय से डिराइव कर सकते हैं, ह्यूमन ब्लड से डिराइव किया जा सकता है, विच मस्ट बी प्रॉपरली टेस्टेड एंड स्क्रीन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीजेस सच एज हेपेटाइटिस। ऑब्वियसली जब इसे डिराइव करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे तो इसे प्रॉपरली टेस्ट करना पड़ता है, स्क्रीन करना पड़ता है इंजेक्ट करने के पहले, ताकि आपको दूसरी डिसीजेस ना हो। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू यूज क्लॉटिंग फैक्टर कॉन्सेंट्रेट्स दैट आरंट मेड फ्रॉम ह्यूमन ब्लड, रिड्यूसिंग द अल्बिट वेरी स्मॉल रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग डिसीज फ्रॉम इंजेक्टिंग ब्लड। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि जो आप क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, क्लॉटिंग फैक्टर कॉन्सेंट्रेट्स, उसे जो ह्यूमन ब्लड है उसके बिना भी बनाया जा सकता है। दिस आर कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड कैन बी इजीली स्टोर्ड, मिक्सड एंड यूज्ड एट होम। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं, जो ह्यूमन ब्लड से नहीं बनाया जाता है। ऑब्वियसली दूसरे जो एनिमल्स होंगे उनके ब्लड का इस्तेमाल करके ही हम ये क्लॉटिंग फैक्टर्स तैयार करेंगे और उसको फिर इंजेक्ट किया जाएगा। इसमें जो चांसेस होते हैं डिसीज़ होने के वो थोड़े कम हो जाते हैं, इसे इजीली स्टोर किया जा सकता है, मिक्स किया जा सकता है। हेमोफिलिक्स कैन रेगुलरली इनोक्यूलेट देमसेल्स विथ रिप्लेसमेंट थेरेपी टू प्रिवेंट ब्लीडिंग एंड इज मेंट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग एपिसोड्स। सो रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर इन्हें बार बार जो है क्या करना होता है, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स को अपने वेन्स में इंजेक्ट करना पड़ता है और इसी के थ्रू वो जो अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग एपिसोड्स हैं उसे कम कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। अमॉन्ग द चैलेंजेस विथ क्लॉटिंग फैक्टर इज दैट द बॉडी ओन एंटीबॉडीज कैन डिस्ट्रॉय द क्लॉटिंग फैक्टर बिफोर इट हैज चांस टू वर्क एंड डिफीट द होल आइडिया ऑफ रिप्लेसमेंट थेरेपी। सो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज होती हैं, ये तो आप जानते ही हैं। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, कोई भी फॉरेन जो है चीज़ अगर डाली जाती है तो सबसे पहले उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती है, वो एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट में काम करता है और फिर उसे डिस्ट्रॉय करता है। तो क्लॉटिंग फैक्टर मान लो हमने इंजेक्ट किया तो पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है कि हमारा ही जो इम्यून सिस्टम है उसे फॉरेन पार्टिकल है डिस्ट्रॉय कर दे। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अदर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट इंक्लूड्स डेस्मोप्रेसिन, DDAVP, a man-made hormone used to treat people who have mild hemophilia A.
एक तो आपका रिप्लेसमेंट थेरेपी हो गई। एक और ट्रीटमेंट यहाँ बताया जा रहा है जिसका नाम है डेस्मोप्रेसिन DDAVP। ये दोनों आपको याद रखना है, आपको प्रीलिम्स में आ सकता है कि किस किस तरीके से हम हेमोफीलिया को ट्रीट कर सकते हैं। तो पहला आ जाएगा जीन थेरेपी, दूसरा आपका आ जाएगा रिप्लेसमेंट थेरेपी और तीसरा आ जाएगा डेस्मोप्रेसिन। आंसर ऑल ऑफ द अबव पूछा जा सकता है, इस तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जो तीसरा तरीका है वो है डेस्मोप्रेसिन। ये एक मैन मेड हार्मोन है ना। एक हार्मोन को इंजेक्ट किया जाता है जिसके थ्रू माइल्ड हेमोफीलिया ए को हम ट्रीट कर सकते हैं। हेमोफीलिया बी इससे ट्रीट नहीं किया जा सकता, सीवियर हेमोफीलिया ए भी इससे ट्रीट नहीं किया जा सकता। दिस हार्मोन इंक्रीजेज द लेवल ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर इन द ब्लड। इस हार्मोन्स के थ्रू जो क्लॉटिंग फैक्टर का लेवल है वो ब्लड में इंक्रीज कर सकते हैं, और जैसे ही क्लॉटिंग फैक्टर का लेवल इंक्रीज होगा आपका ब्लड क्लॉट करना शुरू कर देगा। नाउ जो हमारा मेन आर्टिकल का थीम है जीन थेरेपी, उस पर बात करेंगे किस तरीके से जीन थेरेपी के थ्रू हेमोफीलिया को ट्रीट कर सकते हैं। Among the emerging approaches to fix diseases such as hemophilia, which is due to a defective gene on the X chromosome, is a gene therapy। चूँकि हेमोफीलिया X क्रोमोसोम के फॉल्टी होने के कारण होता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि यार ये जीन को ही अगर हम रिप्लेस कर दें या चेंज कर दें या साइलेंस कर दें, तो क्या पॉसिबल है कि इस डिसीज़ को ट्रीट किया जाए? बिल्कुल पॉसिबल है। क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ऑब्वियसली जीन थेरेपी के थ्रू इसे क्या किया जा सकता है? ट्रीट किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे? हियर कॉपीज ऑफ करेक्टेड जीन्स आर इंट्रोड्यूस इनटू द सेल ऑफ द पेशेंट, द आइडिया बीइंग दैट दिस वुड रिजल्ट इन केस ऑफ हेमोफीलिया नॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द नेसेसरी क्लॉटिंग फैक्टर। सो हम कोशिश ये करेंगे, हमने जीन रीड कर लिया, जीन राइट कर लिया, हमें पता है कि किस जीन के एबनॉर्मल एक्सप्रेशन के कारण, एबनॉर्मल बिहेवियर के कारण ये सारी चीज़ें हो रही है, तो हम जो करेक्ट जीन होगा उसे बॉडी में इंजेक्ट करेंगे और फिर वो बॉडी में जाएगा, एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, तो जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। सो फार देयर इज ओनली वन US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्ड जीन थेरेपी फॉर हेमोफीलिया कॉल्ड रॉकटेवियन। ये आपको याद रखना है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। सो अभी तक के जो जीन थेरेपी अप्रूव की गई है US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, US FDA के द्वारा, वो है रॉकटेवियन। इट इज़ एन एडिनो एसोसिएटेड वायरस वेक्टर बेस्ड जीन थेरेपी एंड अप्रूव्ड ओनली इन 2023 फॉर ट्रीटिंग अडल्ट विथ सीवियर हेमोफीलिया ए and that too only for those without pre-existing antibodies to adeno associated virus। So जो अभी तक के जिन थेरेपी अप्रूव की गई है वो रॉकटेवियन है, और ये जो रॉकटेवियन थेरेपी है वो किस तरीके से काम कर रही है? हम अडीनो एसोसिएटेड वायरस वेक्टर के साथ इस जीन को बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। आपको पता है वायरस का काम क्या होता है? बाहर रहता है तो डेड, और अगर उससे सेल मिल गई तो वहाँ पर वो रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। तो जैसे ही हमने रेप्लिकेशन इसका हमारे बॉडी में शुरू होगा, तो जो जीन हमने भेजा है वो भी तेज़ी से रेप्लिकेट होंगे और वो अपना काम करना शुरू कर देंगे। सो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? जब भी कोई वायरस बाहर से आता है, बॉडी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। अगर मान लीजिए ऑलरेडी आपकी एंटीबॉडी बनी हुई है अडीनो वायरस की, तो क्या होगा? तो आपका जो आपने जीन भेजा है वो इस वायरस के साथ ख़त्म हो जाएगा, है ना। जो आपने करेक्ट जीन्स अंदर इंजेक्ट किए वो इस वायरस के साथ ख़त्म हो जाएगा। सो उन्हीं लोगों के ऊपर हम इसे जीन थेरेपी को अप्लाई कर सकते हैं जिनकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ नहीं है रिलेटेड टू अडीनो एसोसिएटेड वायरस। अब प्रॉब्लम क्या है इस थेरेपी के साथ? प्रॉब्लम इतनी सी है कि अडीनो एसोसिएटेड जो वायरस होता है वो बहुत कॉमन वायरस है, और ये वायरस इतना कॉमन है कि ऑलमोस्ट सारे लोगों की बॉडी में आपको एंटीबॉडी मिल जाएगी। बहुत ही कॉमन वायरस होता है। सो प्रॉब्लम ये आती है कि मैक्सिमम लोगों को हम ये जीन थेरेपी दे ही नहीं पाते हैं। रॉकटेवियन कंसिस्ट ऑफ अ वायरल वेक्टर कैरिंग द नेसेसरी जीन फॉर क्लॉटिंग फैक्टर 8। द जीन इज एक्सप्रेस्ड इन द लीवर टू इंक्रीज ब्लड लेवल ऑफ
एट एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग। ये जो जीन है ये कहाँ पर जाता है, सीधे लीवर में जाता है, लीवर में एक्सप्रेस करता है, और लीवर में जब अपना जो उसका काम है वो फंक्शन करता है तो ब्लड लेवल में जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और क्लॉटिंग फैक्टर अगर इंक्रीज़ हुआ तो आपकी आपकी जो बॉडी है उसमें क्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगी। ये प्रोसेस होती है मेनली। ठीक, सो जो आपका रॉक्टेवियन है उसके थ्रू आप जो जीन इंजेक्ट कर रहे हैं वो लीवर में जाएगा, वहाँ पर ये अपना काम करना शुरू कर देगा। अब जो वेल्योर में ट्रायल हुए हैं वो किस तरीके से डिफरेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे यहाँ के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने जो ट्रायल जीन थेरेपी की है वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे। द मेन डिफरेंस इन दिस अप्रोच इज द यूज ऑफ लेंटिवायरस एज वेक्टर। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अडीनो वायरस का इस्तेमाल कर रहे थे। बेसिकली अडीनो वायरस में हम जीन को लपेट करके भेज रहे थे। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेंटिवायरस का इस्तेमाल कर रहे हैं। Because adenovirus infection are fairly common in people, the chances of having antibodies are fairly high, and this could actually be counterproductive to those using treatment such as Roctavian. Lentivirus infection being less common, it is expected that fewer people will have antibodies to them and making them more effective in treatment. तो इन्होंने क्या किया, अडीनो वायरस की जगह किसी और वायरस का इस्तेमाल किया जिसका नाम यहाँ पर लेंटिवायरस है। लेंटिवायरस इतना कॉमन नहीं होता है, तो जब ये वायरस लोगों की बॉडी में नहीं है तो इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी भी नहीं होगी हमारे बॉडी में। तो जब भी हम इस वायरस को इंजेक्ट करेंगे और उस वायरस के थ्रू जो जीन है उसे इंजेक्ट करेंगे तो वो हमारी एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारे पास एंटीबॉडी है ही नहीं। जब तक एंटीबॉडी बनेगी तब तक के तो वायरस फैल चुका होगा, और जो जीन है वो भी अपना काम करना शुरू कर चुका होगा। Further, the Indian approach relies on gene transfer into adult stem cells with lentiviral vector that integrates with the body cell instead of in vivo transfer to hepatocyte or a liver cell through non-integrating AAV factor. So यहाँ पर और एक और डिफरेंस क्या है कि जो रॉक्टेवियन अप्रोच थी उसमें जो जीन था वो सीधे कहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा था, लीवर में, और लीवर में जो है वो जाने के बाद वो अपना काम कर रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो जीन है वो अडल्ट स्टेम सेल्स में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। स्टेम सेल क्या होती है, ये एक अनडिफरेंशिएटेड सेल होती है। इस सेल का कोई फंक्शन नहीं होता है, थोड़े समय बाद ये बड़ी हो जाती है और उसके बाद फिर इसका एक पर्टिकुलर फंक्शन हो सकता है। तो जनरली जो अनडिफरेंशिएटेड सेल होती है उस पर जाता है हमारा ये नया जीन। ये आपको याद रखना होगा, ये डिफरेंस है, बस ज़्यादा इसमें बहुत डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, प्रीलिम्स में ये चीज़ें आ सकती है। द एडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच इज एक्सपेक्टेड टू बी रिलायबल लाइफ लॉन्ग प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर इन नेसेसरी क्वांटिटीज विदाउट साइड इफेक्ट। सो बेसिकली इस अप्रोच का एडवांटेज क्या है, एक तो रिलायबल है और लाइफ लॉन्ग प्रोडक्शन कर सकती है क्लॉटिंग फैक्टर का, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लॉटिंग के लिए, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं। हालांकि केवल 5 ऐसे पेशेंट्स हैं जिस पर ये जीन थेरेपी वेल्लोर के रिसर्चर्स ने अप्लाई की है। अभी बहुत ज़्यादा ट्रायल करने की आवश्यकता है। कॉस्ट कम होगी क्या, कॉस्ट कम हो सकती है, लेकिन उतनी कॉस्ट कम नहीं होगी। जीन थेरेपी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है। सो फ्यूचर में जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होगा टेक्नोलॉजी में, ये कॉस्ट हमें कम होती हुई दिखाई दे सकती है। स्टिल अभी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। सो ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको पूरे तरीके से क्लियर हो गया होगा। एक बार सम अप कर देते हैं। हेमोफीलिया ए बेसिकली होता क्यों है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम में इश्यूज आ जाते हैं, फॉल्ट आ जाता है। फॉल्टी एक्स क्रोमोसोम होने के कारण ब्लीडिंग एपिसोड्स होते हैं, क्लॉटिंग नहीं होती है, और क्लॉटिंग को रोकना है तो हमें क्लॉटिंग फैक्टर इंजेक्ट करना पड़ेगा। क्लॉटिंग फैक्टर इंजेक्ट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। पहली मेथड है रिप्लेसमेंट थेरेपी, रिप्लेसमेंट थेरेपी के थ्रू हम कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है डेस्मोप्रेसिन, और थर्ड है जीन थेरेपी। मेनली हमने यहाँ पर जीन थेरेपी के बारे में बात की है, जहाँ पर जीन को इंजेक्ट किया जा रहा है थ्रू वायरल वेक्टर। अडीनो से करेंगे तो रॉक्टेविन आएगी, और अगर आप लेंटिवायरस का इस्तेमाल करेंगे तो जो वेल्लोर रिसर्चर्स हैं उनकी जीन थेरेपी उससे निकल कर आएगी। ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा।
हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है, कैन द वाइस प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड। आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू आने वाले हैं उसके पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स 2025 के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइस प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रेसिडेंट की तरह वाइस प्रेसिडेंट का भी इम्पीचमेंट होता है क्या? एज सच ये वर्ड कहीं यूज़ नहीं किया गया है, पर यहाँ पर हम रिमूवल के बारे में चर्चा करेंगे। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट रिमूवल, ये सारे एस्पेक्ट डिस्कस किए जाएंगे। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट हैं कौन, ये जानना ज़रूरी है। वाइस प्रेसिडेंट हमारे जगदीप धाकड़ जी हैं, और इन्हीं के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की कोशिश की गई है अपोजिशन के द्वारा। देख लेते हैं सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट, क्या किया जा रहा है, क्या एक्यूसेशंस लगाए गए हैं अपोजिशन के द्वारा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑन December 10 द अपोजिशन सबमिटेड अ नोटिस टू मूव अ नो कॉन्फिडेंस और इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन अगेंस्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धाकड़। सो December 10 को जो अपोजिशन है उन्होंने एक नोटिस दिया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि हम जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस रिजोल्यूशन लेकर आएंगे। द नोटिस एक्यूजेस हिम ऑफ एंगेजिंग इन पार्टीसन कंडक्ट एंड बीइंग एन इम्पैशन्ड स्पोक पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज एट पब्लिक फोरा। नोटिस में ये भी कहा गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो, उनका जो कंडक्ट है वो बायस्ड है, वो जो सरकार है उनके तरफ ज़्यादा लॉयल है रेदर देन की चेयर की तरफ। क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो उनका जो कंडक्ट है वो अपोजिशन जो एमपीज़ हैं उनके लिए भी सेम होना चाहिए, गवर्नमेंट के जो एमपीज़ हैं वो उनके लिए भी सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही अपोजिशन में वालों ने नोटिस में, कि जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है मुखर करके बोलते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, उन्हें कहीं ना कहीं न्यूट्रल रहने की आवश्यकता है। अ सिमिलर मोशन had been considered by opposition during the budget session in August but was ultimately shelved as the session drew to a close। अगस्त जो बजट सेशन था अगस्त का, उसमें भी इस तरह का मोशन लाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन चूँकि सेशन ख़त्म होने वाला था इसलिए ये मोशन उस वक्त नहीं आ पाया था, लेकिन विंटर सेशन में ये मोशन लाने के लिए नोटिस दिया गया है। नाउ बात करते हैं कि क्या प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं या फिर उन्हें रिमूव किया जा सकता है। एज द सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी आफ्टर प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट क्या है, सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ये लाइन आपको याद रखनी है, प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आ सकता है। आपको लगेगा प्राइम मिनिस्टर हैं क्या, तो यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है, इसलिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है। द वाइस प्रेसिडेंट ड्रॉ हिज और हर पावर फ्रॉम आर्टिकल 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई है। 64 में क्या कहा गया है, Article 64 further confers upon the post the power to serve as a ex officio chairman of the Council of State राज्यसभा। आर्टिकल 64 में कहा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वही राज्यसभा के चेयरमैन भी होंगे। दस वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ बोथ द वाइस प्रेसिडेंट एंड द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन होता है राज्यसभा का, वाइस प्रेसिडेंट होता है। द प्रोसेस फॉर द रिमूवल ऑफ बोथ द वाइस प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा चेयरमैन हैज़ बीन लेड डाउन अंडर आर्टिकल 67। सो जो रिमूवल की प्रोसेस है वो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 67 में है। ये आपको याद रखना होगा क्योंकि आप मेंस में भी लिखेंगे तो भी आ सकता है, प्रीलिम्स में भी आजकल आर्टिकल पूछे जाने लगे हैं। द प्रोविजन स्टिपुलेट्स दैट Vice President will hold office for a term of 5 years from the date on which he enter upon his office। So आर्टिकल 67 में लिखा है कि भाई 5 साल का इनका टेन्योर होगा जब से ये क्या करेंगे, ऑफिस में बैठना शुरू करेंगे। जिस भी दिन से इनका जो है ऑफिस में जाना शुरू करेंगे या फिर इनकी जिस भी दिन से नियुक्ति होगी उस दिन से 5 साल तक के ये ऑफिस में रह सकते हैं। However, he or she may leave mid-term by submitting a resignation letter to president। अगर बीच में छोड़ना चाहते हैं तो अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं। किसको देंगे, ऑब्वियसली हाईएस्ट अथॉरिटी को, प्रेसिडेंट को ही देंगे, प्राइम मिनिस्टर को नहीं देंगे, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। सो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर भी ये रिज़ाइन कर सकते हैं मिड टर्म में, ऐसा ज़रूरी नहीं कि 5 साल करना ही करना है। एडिशनली 67B प्रोवाइड्स फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इफ़
A majority of Rajya Sabha member pass a resolution to that effect, which must then be agreed to by the House of the People, लोक सभा. So 67B में क्या दिया है कि इन्हें रिमूव किया जा सकता है अगर राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो क्या करें, एक रिजोल्यूशन पास करें, और जितने भी मेंबर हैं, लेट्स से 245, तो कम से कम 123 मेंबर ऐसे हों जो रिजोल्यूशन पास करें, और जब ये 123 मेंबर आए कहेंगे या फिर हामी भरेंगे, रिजोल्यूशन पास करेंगे जिसके थ्रू इन्हें रिमूव किया जा सकता है, वो रिजोल्यूशन जब पास होगा उसके बाद वो लोकसभा जाएगा, और उसके बाद फिर अगर लोकसभा एग्री कर जाता है और उसे वहाँ से भी पास कर दिया जाता है तभी जाके वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल होगा. सो अल्टीमेटली राज्यसभा में ही इनके रिमूवल को इनिशिएट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 67B. ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है. However, the provision specifies that no such resolution can be moved unless at least 14-day notice has been given. कम से कम 14 दिन का नोटिस आपको देना पड़ेगा. मान लीजिए सेशन शुरू होता है और 20 दिन का सेशन है, तो आपको 14 दिन का नोटिस देंगे. 14 दिन एक बार कंप्लीट हो गए उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट है कि ये जो रिजोल्यूशन है इसको लाया जाएगा. अगर 14 दिन नहीं होते, उसके पहले सेशन ख़त्म हो जाता है, तो फिर नेक्स्ट सेशन में ही इस नोटिस को क्या करेंगे, कंटिन्यू किया जा सकेगा. The resolution can only be considered for discussion once the constitutionally mandated 14-day notice period has elapsed. जैसे ही 14-day notice period ख़त्म होगा उसके बाद ही ये resolution पास किया जा सकेगा और इस पे डिस्कशन हो पाएगा. Will the no confidence motion be taken up? It is unlikely that the no confidence motion will be taken up for discussion in the House since the winter session of Parliament is scheduled to conclude on December 20, which is less than 14 days away. 10 दिसंबर को इन्होंने नोटिस दिया था, 14 दिन चाहिए, लेकिन 20 दिसंबर को ये कंप्लीट हो जाएगा सेशन. तो इस सेशन में तो वाइस प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट मोशन है, जो रिमूवल मोशन है, वो नहीं आ पाएगा. फॉर इंस्टेंस इन 2020 देन राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू डिसमिस अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ऑन द ग्राउंड दैट इट रिक्वायर्ड अ 14-day नोटिस. 14 दिन का नोटिस अगर नहीं रहता है तो जो आपके राज्यसभा के चेयरमैन होंगे, इस केस में डिप्टी चेयरमैन होंगे, वो इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को डिसमिस कर सकते हैं. इवन इफ द मोशन इज टेकन अप इन द हाउस इट इज़ अनलाइकली टू यील्ड एनी रिजल्ट सिंस द अपोजिशन लैक द रिक्विसाइड नंबर फॉर इट्स पैसेज. और अगर मोशन ले भी लेते हैं तो बेसिकली जो अपोजिशन है उनके पास इतने नंबर तो नहीं है. हाफ ऑफ द मेजोरिटी 123 मेंबर होते तो क्या ही बात थी. राज्यसभा में मेजोरिटी है नहीं, लोकसभा में तो पॉसिबल ही नहीं है. तो अगर ले भी लिया, मोशन आ भी गया, तो भी ये मोशन पास नहीं हो सकता. तो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव तो नहीं किया जा सकता. सो कहीं ना कहीं ये एक सिंबॉलिक मूव है, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है अगेंस्ट द मिस्टर ढाकर परपोटेड पार्टीशन कंडक्ट. उनके अगेंस्ट में एक तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो कार्य है वो सही नहीं है, आपको बायस नहीं होना है, आपको न्यूट्रल होने की ज़रूरत है. सिंस इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिजोल्यूशन इट डज नॉट लैप्स व्हेन द सेशन इज प्रोलॉन्ग्ड. इट कैन बी टेकन अप इन नेक्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट और इवन इन स्पेशल सेशन कन्वीन्ड स्पेसिफिकली फॉर दैट पर्पस. सो चूँकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिजोल्यूशन है, तो ये मान लीजिए कि प्रोरॉग्ड हो जाता है सेशन, है ना, ये विंटर सेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बावजूद नेक्स्ट सेशन में भी इस रिजोल्यूशन को लिया जा सकता है. ये लैप्स नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा. ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. प्लीज़ इसको ध्यान रखेंगे. चूँकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिजोल्यूशन है इसलिए सेशन के प्रोलॉन्ग होने के बाद भी ये लैप्स नहीं होगा. ठीक. कैन द वाइस प्रेसिडेंट प्रिसाइड ओवर द मोशन इन द अपर हाउस? ऑब्वियसली नॉट, है ना. जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो खुद के रिमूवल के मोशन में प्रिसाइड नहीं कर सकते. जो डिप्टी चेयरमैन हैं वही प्रिसाइड करेंगे. हालांकि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको बोलने का ज़रूर अधिकार होगा, लेकिन वो अपने ही रिमूवल के सेशन में नहीं आ सकते, अपने रिमूवल के मोशन में नहीं बैठ सकते.
सकते। क्लियरली ये आर्टिकल 92 में दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली बार द चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन फ्रॉम प्रिसाइडिंग ओवर द प्रोसीडिंग्स व्हाइल अ रिजोल्यूशन फॉर देयर रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन। However, the provision permit the chairperson to speak and participate in the proceeding, although he or she is barred from voting on such resolution or any other matter during it. So, क्या नहीं कर सकते, खुद प्रिसाइड नहीं कर सकते खुद के रिमूवल के लिए, ना वोटिंग कर सकते हैं, और तीसरा स्पीक कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना होगा, और ना ही खुद के रिमूवल के मोशन में प्रिसाइड कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। ये आर्टिकल 92 में दिया हुआ है, इसे भी ध्यान रखेंगे। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो चुका है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एंजॉय योर डे।